अब चलते हैं विषय की ओर। मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। मार्च की बात है, 7 मार्च की। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आपको याद दिला देता हूं। 7 मार्च को मैंने आपको अंडर कवर स्टोरी नंबर 4 सुनाई थी, बताई थी। दिल्ली जेल में आतंकवादी कैंप, ये मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ा खुलासा। 5 मार्च को यह वीडियो मैंने शूट करके रखा था। 48 घंटे तक मैंने इंतजार किया कि देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस, देश के बड़े बड़े चैनल्स या कोई इस स्टोरी को कवर करेंगे तो मैं शांत रहूंगा। लेकिन 48 घंटों तक जब किसी ने इसको कवर नहीं किया तो मैंने अपने वीडियो में उस वक्त भी बोला था, जब मैंने 5 मार्च को इसको शूट किया था, कि मैं शूट करके रख रहा हूं 48 घंटे इसको ठंडे बस्ते में। अगर अगले 48 घंटे में किसी ने इसको नहीं चलाया तो मैं इसको साइबर सिपाही पे चलाऊंगा। शायद ये आपको याद होगा, है ना? नहीं होगा तो मैं आपको ये प्ले करके यहां पे दिखा भी दूंगा। क्या कह रहे हैं दीपक जी? चलो, बहुत सारे लोग हैं नकली आईडी से कमेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आप सभी साथी बने रहिए। अब क्या हुआ है समझिए। तिहाड़ जेल में परसों यानी कि 9 तारीख को एक याचिका दायर होती है तिहाड़ जेल से। वो याचिका क्या बोलती है? वो याचिका ये कहती है कि जी, जेल में हमारे पे जुल्म हो रहे हैं या मारा पीटी हो रही है, हमारे साथ में हाथापाई हो रही है, और उस मारपीट के बीच में मुझे मजबूर किया गया कि मैं जय श्री राम के नारे लगाऊं। ये याचिका कोर्ट में दायर करवाई जाती है वकील के माध्यम से। याचिका कोर्ट में चली गई, ठीक है। अब बात समझो, ये याचिका देने वाले का नाम क्या है? इस याचिका को दायर करवाने वाले का नाम है राशिद जफर। वकील है कौसर खान। कोर्ट में याचिका दी जाती है कि तिहाड़ जेल में मारपीट की गई और वहां पे नारे लगवाए गए जय श्री राम के। ये बात है 9 जून की, परसों की। जो मैंने कहा ना, ज्वाइनिंग द डॉट्स, डॉट्स मिलाना शुरू कर लेना। अब आप 9 जून को यह मसला वहां पे आगे बढ़ा और यह कहा गया कि इसके अंदर में संज्ञान लें और जेल सुपरिटेंडेंट को बोल के इसमें कार्रवाई करवाई जाए। किसने करवाई? राशिद जफर ने। अब आप कहोगे राशिद जफर कौन है, तो मैं आपको यह भी बता देता हूं। राशिद जफर वो भटका हुआ नौजवान है। चलिए, हमारे साथ में दीपक सिंह हिंदू भाई भी आ गए हैं। भैया नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे प्रिय भाई, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी साइबर सिपाही के मेरे परिवार के सदस्यों को मेरा बहुत बहुत नमन एवं जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है दीपक भैया। मैं आज का विषय स्क्रीन पे एक बार फिर से यहां पे रख देता हूं, हालांकि आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार दिखा देता हूं। यहां पे आज हम बात कर रहे हैं तिहाड़ जेल में जय श्री राम, पारे से लेके नारे तक का सफर। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये मैं अभी आपको सब बताता हूं। पारे से लेके नारे तक का सफर हम यहाँ पे अपने दर्शकों को, अपने साथियों को दिखाएंगे। आतंकियों के कोड वर्ड को समझो, कुछ बड़ा होने वाला है। और वो क्या बड़ा होने वाला है, जल्दी से आप लोग 1000 के व्यूज कर दीजिए ताकि आजाद विनोद भाई की भी मुंह दिखाई हो जाए। और मैं निवेदन करूंगा, जितने साथी इस लाइव में जुड़ते जा रहे हैं, इस वीडियो को लाइक बटन अवश्य दबा दीजिए ताकि लाइव देखने वालों में और लाइक में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा अंतर ना रह जाए। तो लाइक अवश्य करते रहिएगा। तो चलिए, 9 तारीख को दीपक भैया तिहाड़ जेल से एक याचिका दायर करवाई जाती है अपने वकील कौसर खान के माध्यम से। और याचिका ये बोलती है कोर्ट में कि जी, जेल में तिहाड़ में मेरे को मारा गया, मेरे को पीटा गया, मेरे पे हाथापाई हुई, मेरे साथ में हाथापाई की गई, और तो और उस मारपीट में, उस हाथापाई में मेरे को मजबूर किया गया जय श्री राम के नारे लगाने के लिए। ये याचिका दायर करवाई जाती है 9 जून को, परसों। याचिका दायर हुई, कोई बात नहीं। याचिका किसने दायर की, सवाल वहां से खड़े होते हैं। ज्वाइनिंग द डॉट्स, वहां से खेल शुरू होता है। याचिका दायर करवाने वाले का नाम है राशिद जफर। अब यह राशिद जफर कौन है, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। ज्यादा पीछे नहीं, तकरीबन 3 वर्ष अगर पीछे चले, 2018 में बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था एनआईए का। एनआईए के ऑपरेशन में, जिसमें यूपी की एटीएस शामिल थी। और मैं हमेशा कहता हूं, शुभम मंगल साइबर सिपाही को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। जो कुछ मैं बोलता हूं, थोड़ी सी जहमत करोगे, थोड़ा सा कष्ट करोगे, आपको सारी बातें मिल जाएंगी।
ठोक बजा के सबूतों के साथ बोलता हूं हर बात। 2018 में दीपक भाई, एनआईए, यूपी एटीएस, दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल, ये ज्वाइंट ऑपरेशन में बहुत सारी जगहों पे छापे मारे गए थे। और आईसिस का ये बहुत बड़ा खूंखार आतंकवादी, और बड़ा और खूंखार आतंकवादी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 11-11 अलग अलग तकरीबन 1 दर्जन जगहों पे छापे मारने के बाद में जो इसके ऑपरेशंस थे, जो चीजें वहां पे बरामद हुई है, दीपक भाई आप सुनेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। 26 जनवरी को पूरा दहलाने की इसकी प्लानिंग थी, बहुत बड़े लेवल पे। इसके पास जो सामान मिला उसमें हिट लिस्ट पे थे बहुत सारे राजनेता। राजनेता कौन से हैं मेरे को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लोग समझते हैं दहशतगर्दों के निशाने पे सबसे ऊपर किनका नाम होता है। वो सारे राजनेता इसके निशानों पे थे। और जब हमारी जांच एजेंसियों ने जांच की तो सामान क्या क्या मिला, सोच के देखिएगा, लिख लो जो मैं सामान बोल रहा हूं। रॉकेट लॉन्चर, फिदाइन जैकेट हमले के लिए जो इस्तेमाल होती है, फिदाइन हमले के लिए। और फिदाइन से आप लोग समझ गए होंगे, जो मैं कहता हूं यहां पेट पे सामान बांध के बटन दबा के फट जाने वाला फिदाइन जैकेट। उसके टाइमर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 112 अलार्म घड़ियां, 100 से ज्यादा अलार्म क्लॉक, 100 से ज्यादा, 25 किलो से ज्यादा पोटेशियम, अमोनियम, वो सारा नाइट्रेट, जितना भी सामान है, सल्फर जैसे जो ब्लास्ट हो सकते थे, क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो मैं यहां पे खुल के नहीं ले सकता, आप समझ रहे हैं, वो ज्वलंत और विस्फोटक पदार्थ ऐसे मिले। ना सिर्फ ये, उसको इंप्रोवाइज्ड, जिसको कि हम लोग कहते हैं आम भाषा में आईडी के माध्यम से एक्टिवेट करने के लिए रिमोट कंट्रोल से चलने वाली कार। आप समझते हैं ना, फिल्में देखते हैं ना, हिंदी की फिल्में, बड़े बड़े पब्लिक प्लेसेस में, बड़ी बड़ी रैलियों में, कहीं दूर से बैठ के बच्चों की जो खिलौने वाली कार होती है रिमोट से चलने वाली, उसका बटन दबा करके वो कार कहीं बीच में डाल दी जाती है और ब्लास्ट, इस तरह की चीजें वो मिली। और ना सिर्फ वो, रिमोट कंट्रोल से दबाने वाली कॉल बेल आपने दफ्तरों में देखी होगी, बॉस की टेबल पे रखी होती है। बॉस को जब चपड़ासी को, पियन को, किसी को बुलाना होता है, वो दबा देता है ना। वायरलेस जो कॉल्स होती हैं, जो बेल होती है वायरलेस, वो घंटियां बरामद हुई हैं। ना सिर्फ वो, स्टील के कंटेनर, बिजली की तारों के बंडल, 91 मोबाइल फोन, कितने, 91। यहां साला एक फोन खरीदना होता है, पूरा पूरा दिन मार्केट में धक्के खाते हैं कि कौन सा फोन ले। मैं कहना नहीं चाहता था, कल रात को मेरे फोन की स्क्रीन टूट गई, विनोद भाई को मालूम है। आज पूरा दिन मार्केट में धक्के खा के आए, लेकिन सिर्फ क्योंकि हमें पता है खून पसीने से कमाया हुआ पैसा है हमारा। मात्र 1200 रुपए का अंतर आ रहा था ऑनलाइन और मार्केट में। आज मैं फोन नहीं लेके आया, इंतजार कर रहा हूं, 14 तारीख को मॉल में खुलेगा, वहां पे मेरे को अच्छा प्राइस मिल रहा है। ये राष्ट्रभक्त हैं जो एक फोन के लिए पूरा एक दिन बिगाड़ देते हैं अपना, जिसमें काम कर सकते थे। और इन आतंकवादियों पे मिलते हैं 91 मोबाइल फोन, 91 मोबाइल फोन, 112 सिम कार्ड, माफ कीजिएगा 134, 112 तो घड़ियां थी, 134 सिम कार्ड, 3 लैपटॉप, चाकू, तलवारें, बहुत सारा ऐसा सामान जिसको सुनकर के जब आप लिखने बैठेंगे ना कागज पे, जो मैं बोल रहा हूं, आपके धुएं निकल जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। ये है इसका बायोडाटा राशिद जफर का। जिस बबुए ने, जिस बच्चे ने ये बोला याचिका दायर करके कि जी मेरे को कैदी मार रहे हैं और मेरे से जय श्री राम के नारे बुलवा रहे हैं, इतना खूंखार आतंकवादी, और याचिका दी है कि मुझसे जय श्री राम के नारे बुलवाए जा रहे हैं। ये आप सारा नोट कर लीजिए, एक डॉट यहां पे बना लो। अब दिखाता हूं आपको दूसरा डॉट। यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरे को बता दीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा आज। स्क्रीनशॉट आपको फिर से एक बार फ्लैश करता हूं, थंबनेल देख लीजिए, समझ लीजिए। आतंकवादियों के कोड वर्ड को समझो, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तिहाड़ जेल में या तिहाड़ जेल से, है ना। देख लीजिए, और अभी तक का जो मैंने बोला है इसकी समरी आप चाहें तो अपने कागज पेन पे कहीं पे लिख लीजिए। पूरा डिकोड करूंगा आज मैं इस लाइव सेशन में, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या चल रहा है। एक तरह से आज का जो हमारा लाइव है
ये अंडरकवर लाइव मान के आप चलिए, ये अंडरकवर स्टोरी वाला ही लाइव है आज। नीरज आर्या जी का कमेंट है, नमस्ते और चरण स्पर्श तीनों बड़े भाई को, हर हर महादेव। आप तीनों को देख के मुझे अपने आप पे गर्व महसूस होता है, हर हर महादेव। अरे नीरज भाई, हमेशा गले लगा करो, चरण स्पर्श करके तो आप बुजुर्गों की श्रेणी में ला रहे हो हमारे को, है ना यार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन। हमेशा की तरह आज के लाइव का पहला कॉन्ट्रीब्यूशन आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई, थैंक यू सो मच, थैंक्स। चलिए, तो आपने देखा यहाँ पे दीपक भाई हमारे साथ में बने हुए हैं, उनका कैमरा ऑफ है, लेकिन जैसे ही वो आते हैं मैं फिर से उनको स्क्रीन पे लेता हूं। तो ये सारा सामान मिला राशिद जफर के पास में, और वो है आईसिस का खूंखार आतंकवादी जो कहता है कि जी मेरे को जेल में मारा पीटा और मेरे से जय श्री राम के नारे लगवाए, और सुप्रिंटेंडेंट साहब से कहलवाना चाहता है कि इस मामले में संज्ञान लेके कुछ कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको तिहाड़ का नक्शा समझाता हूं, तिहाड़ जेल के बारे में समझाता हूं। दोस्तों, मैं जितनी बार भी तिहाड़ में गया हूं, मैं तिहाड़ की जेल नंबर 3 में गया हूं, और तिहाड़ की जेल नंबर 3 क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 वो खतरनाक और खूंखार जेल है जहां पे सारे छटे हुए बदमाश और बड़े वाले अपराधी होते हैं। ये जो छोटे मोटे छुटभैया हो गए ना कि बस में वो जेब काट ली है, और ये चेन स्नैचिंग कर ली, या इस तरह से किसी को कुछ रैपट रूपट मार दिया, ये वाले नहीं, वहां पे सारे बड़े वाले पाए जाते हैं। जेल नंबर 3 खूंखार, क्योंकि ये मैंने अपनी आंखों से हर बार देखा है। मैं जब भी जाता हूं मैं 3 नंबर में ही जाता हूं, मेरा वास्ता वहीं रहा है हमेशा। तो उस जेल के अंदर की कहानी अब मैं आपको समझाऊंगा। इसने ये याचिका क्यों दी, कहां से कहां शिफ्ट होने की कवायद है वो भी आपको समझाऊंगा। ट्रेनिंग कैंप कहां पे लग रहा था, जनवरी के महीने में भी आपको लेके चलूंगा। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज जो शायद अखबार की कतरन बन के रह गई होगी, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ी, हो सकता है किसी अखबार में आई होगी, टीवी पे मैंने नहीं देखी। वो छोटी सी न्यूज क्या न्यूज है ये समझो, कि इसी हफ्ते में जब मैं आपके साथ में ये लाइव कर रहा हूं, हफ्ता भर पहले 112 नंबर पे पीसीआर पे दिल्ली से एक कॉल जाती है रात को 10 बजे करीब। एक डॉट आपने लगा लिया ना अपने कागज में, अब दूसरा डॉट समझ लो। हफ्ता भर पहले 112 नंबर पे पीसीआर पे एक कॉल जाती है दिल्ली से रात के तकरीबन 10 बजे के बाद में, और वो उस कॉल पे कहता है शख्स कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मार दूंगा। पुलिस वालों के होश उड़ते हैं। पुलिस इस चीज को कभी भी हल्के में नहीं लेती, ये नेशनल सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो लोग इन बातों को जानते हैं, मैं जानता हूं हमारे लाइव को बहुत सारे खुफिया विभाग के अधिकारी इस वक्त देख रहे होंगे, हमारे एनआईए के, आईबी के, रॉ के साथी बहुत सारे देख रहे होंगे, वर्दी वाले बहुत सारे साथी हमारे इस लाइव को देख रहे होंगे जो पुलिस महकमे में है, हमारे बहुत सारे फौजी भाई भी हमें देखते हैं। वो लोग मेरी बातों को बिल्कुल एकदम जो मैं कहना चाह रहा हूं वहां पे समझ जाएंगे और पकड़ लेंगे मेरे डॉट को। तो जब 112 नंबर पे कॉल करके बोला जाता है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कत्ल कर दूंगा, प्रोटोकॉल बहुत बड़ा होता है भारत देश के प्रधानमंत्री की, तो सबके हाई अलर्ट हो जाता है। पुलिस उसी वक्त एक्शन में आती है, और उसी एक्शन मोड में आने के बाद में रात को उसको धर दबोचती है। जिसको धर दबोचती है, ये मैं आपको हफ्ते भर पहले की बात बता रहा हूं, तारीखें नोट कर लो। आज 11 जून 2021 को मैं लाइव कर रहा हूं। रशीद जफर का जो मैंने केस बताया ये परसों का है, 9 तारीख का, जब इसने पिटीशन डाली, वहां पे याचिका डाली है। जो ये 112 नंबर का मैं केस बता रहा हूं ये 4 जून का है, मतलब 5 दिन पहले का। अब समझो, और ये राशिद जफर आईसिस का इतना बड़ा आतंकवादी छापेमारी में कहां से पकड़ा गया, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिसके मास्टरमाइंड बताया गया दीपक सिंह हिंदू भाई को, जाफराबाद का गुनहगार। क्यों बैठते हैं दीपक सिंह हिंदू भाई हर रोज साइबर सिपाही पे, समझोगे समय आने पे। मेरे हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। मैं कहता हूं आज मैं जो बोल रहा हूं 25 साल बाद समझ में आएगा। ये बंदा पकड़ा गया था नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और जिसने कॉल की 112 नंबर पे उसका नाम था सलमान। जी हां, सलमान। वो सलमान भी धरा गया उसी इलाके से, उसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। और जब सलमान को पकड़ा तो उससे पूछा कि भाई तू नरेंद्र मोदी को मारने की धमकी दे रहा है, क्या कारण है, क्या बात है। तो सलमान जो कहता है, और जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये पुलिस के और सलमान की बीच की बातचीत है, जो कि
पुलिस थाने में डॉक्यूमेंटेड है, मैं कोई बात हवा में नहीं कर रहा हूं। किसी साथी का जुगाड़ हो तो जाओ दिल्ली पुलिस के पास में, और जो मैं बोल रहा हूं उसकी सारी स्टेटमेंट लिखित आपको वहां पे मिल जाएगी, दिल्ली के थानों में निकलवा लेना। सलमान ये बोलता है कि जी मैं तो वैसे ही कॉल कर रहा था आप लोगों को, मेरा ना घर में मन नहीं लगता, मेरा मन था जेल में जाने का, और मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी को जब मारने की धमकी दूंगा तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। सलमान कहता है मेरा मन नहीं लगता है घर में, मुझे जेल में जाना था, जेल में जाना था। मतलब कि कोई खेल है, कोई पार्क है, कोई पार्क में घूमने जाना था। पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हें जेल में क्यों जाना था। सलमान कहता है मेरा मन नहीं लगता घर पे, जेल में मुझे अच्छा लगता है। यहां तक की भी बात मान लो। अब आगे का डॉट देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। जब उस सलमान की इंक्वायरी होती है तब पता चलता है दीपक भैया कि वो सलमान ऑलरेडी जमानत पे बाहर निकला हुआ है, ऑलरेडी बेल पे बाहर निकला हुआ है। तो ये सवाल तो कोई बच्चा भी उठाएगा कि भाई जो बंदा जमानत पे बाहर निकला हुआ है, जो बंदा बेल पे बाहर निकला हुआ है, अगर उसका मन घर में नहीं लगता जेल में लगता है तो उसने जमानत क्यों ली, उसने बेल क्यों ली? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं जानता हूं पुलिस महकमे के बहुत सारे साथी इस वक्त देख रहे हैं, मेरी आंखों के सामने यहां पे सारे नाम आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। पुलिस महकमों के बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चे यहां पे देख रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं उनको पर्सनली। बहुत सारे साथी हैं इस वक्त हमारे खुफिया विभाग के, आपकी आईडीज मेरी आंखों के सामने चल रही हैं। हमारे आईबी के रॉ के बहुत सारे मेरे खुद के जानने वाले निजी पर्सनल लोग हैं यहां पे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूं मेरी मर्यादा है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उन बातों को लिख लीजिए, नोट कीजिए। सलमान ने बोला कि मेरा मन जेल में लगता है, तो भाई सलमान तूने बेल क्यों ली थी, तूने जमानत क्यों ली थी? बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जब एक कैदी को किसी बड़े कैदी तक कोई संदेशा देना होता है, देखा है ना फिल्मों में, तो वो ऑन ड्यूटी किसी इंस्पेक्टर के थप्पड़ मार देता है या कुछ ऐसा काम करता है, जानबूझ के जेल में जाता है, जानबूझ के जेल में जाता है बड़े खूंखार आतंकवादी तक अपना संदेशा देने के लिए। राशिद जफर कौन सी जेल में है, उसे कौन सी जेल में शिफ्ट होना है, जो उसने ये जय श्री राम की थ्योरी कर दी कि जी मेरे को तो मार के जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, होगा क्या? कहेंगे चलो इसकी जेल शिफ्ट कर दो। और वो कौन सी जेल है तिहाड़ में जहां पे आतंकवादी कैंप चल रहा है? छोटा सा वीडियो देखिए 10 मिनट का, फिर अपनी बात आगे कंटिन्यू करता हूं। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये चीजें आपको कोई मीडिया वाला नहीं बताएगा, मैं आपको दावे से कहता हूं, ये अपने हाथों से काम करके बैठे हैं, यहां पे नाखूनों में बसी है सारी बातें। आधी रात को 3 बजे उठा के नक्शे पूछ लो जेल के, तिहाड़ के जेल नंबर 3 सबसे खतरनाक, बता दूंगा चप्पा चप्पा। कोई चैनल आपको ये चीज नहीं दिखाएगा, इसलिए कह रहा हूं शेयर कर दीजिएगा। और एक छोटा सा वीडियो देखिए। मैंने आपको 2 बड़ी कहानी बताई है, लेकिन असली कहानी शुरू होती है जनवरी के महीने से। जनवरी के महीने से कहानी शुरू होती है, वो जनवरी की कहानी भी आप लोग देख लो, तब आपको समझ में आएगा ये पूरा खेल क्या है। पारे से लेके जय श्री राम के नारे तक का खेल तिहाड़ जेल में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल्ली आग के ढेर पे है। 91 मोबाइल, 134 सिम, 112 घड़ियां, रिमोट वाली कारें, वायरलेस बॉल बेल्स, बिजली के तारों के बंडल, स्टील के कनस्तर, अमोनियम, पोटेशियम, नाइट्रेट, दुनिया भर के ऐसे विस्फोटक, फिदाइन जैकेटें, जैकेट समझते ना, फिदाइन जिसके अंदर खच 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 सामान डाल के और हो जाता है बस, बहुत सारी चीजें। अब समझो जनवरी का खेल। फिर हम आते हैं विषय पे, और उसके बाद में दीपक सिंह हिंदू भैया और आजाद विनोद के विचार भी लेंगे। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मैं क्षमा चाहता हूं, आज के लाइव में मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं मेरा फोकस सिर्फ आज विषय पे है। तो अगर किसी का मैंने कोई कमेंट मिस किया हो, किसी का सुपर चैट या सुपर स्टिकर मिस किया हो, तो आज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वीडियो देखिए मेरे दोस्तों। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइबर सिपाही में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, या फिर इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, आगे बिल्कुल मत देखिए। फोन की घंटी बजती है, इधर से आवाज आती है सलाम वालेकुम भाईजान, यहां से बोला जाता है वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो असलम? भाईजान मैं एकदम खैरियत से, आप कैसे हैं? ये कहता है मैं भी खैरियत में हूं।
असलम पूछता है कि भाईजान क्या लेके आऊं आपके लिए, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोरमा या कोई पान बीड़ी सिगरेट या फिर कोई और बड़ा सामान, बताओ क्या लेके आना है। यहां से आवाज आती है, असलम मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मुझे तुमसे कोई खास चीज चाहिए। असलम अपने फोन को छाती पे रगड़ के एक बार साफ करता है, फिर से कान पे लगाता है और कान पे लगा के बोलता है, भाईजान बोलो क्या लेके आना है, बताओ मैं लेके आता हूं। और उसके बाद में यहां से जो डिमांड की जाती है उसकी कल्पना असलम ने भी नहीं की थी और उसकी कल्पना टेक्निकल सर्विलेंस टीम ने भी नहीं की थी। जो इस कॉल को इंटरसेप्ट कर रहे थे दिल्ली पुलिस, उन्होंने भी नहीं की थी। शाहिद, जी हां शाहिद नाम था उसका। अंत तक जुड़े रहिएगा। शाहिद यहां से बोलता है, असलम तुम मेरे लिए पारा जमा करो, पारा इकट्ठा करो। जी हां, पारा मतलब मरकरी, जो कि थर्मामीटर में होता है, टेम्परेचर नापने में काम आता है। शाहिद असलम से पारे की डिमांड करता है और जैसे ही यह शब्द हमारी टेक्निकल सर्विलेंस की टीम या जो इस कॉल को इंटरसेप्ट कर रही थी दिल्ली पुलिस, उनके कानों में पड़ते हैं, उनके कान खड़े हो जाते हैं, वो लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि यह पारा क्यों मंगवाया जा रहा है, वो भी कहां पे। जनवरी 2021 पहला हफ्ता तिहाड़ जेल नंबर 3 तिहाड़ जेल में जो हत्या के आरोप में, गैंग रेप के आरोप में एक कैदी वहां पे होता है शाहिद, वो अपने सहयोगी असलम को फोन करके पारा मंगवाता है। तो दोस्तों ये जो वाकया मैं आपको बता रहा हूं, ये जनवरी 2021 के पहले हफ्ते का है। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित तिहाड़ जेल की जेल नंबर 3 में कैद है आरोपी शाहिद। और किस आरोप में बंद है वो? सामूहिक बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या। जिस औरत के साथ उसने बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार किया, उस बलात्कार के बाद में उस औरत का कत्ल भी कर दिया। और ना सिर्फ उस औरत का कत्ल किया, उसके बाद में उसके दोनों बच्चों को भी मार दिया। और बच्चों को क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि दोनों बच्चों ने अपनी मां का बलात्कार होते हुए और अपनी मां का कत्ल होते हुए शाहिद को देख लिया था, तो उन दोनों बच्चों को भी मार दिया। 3 कत्ल का आरोपी, सामूहिक बलात्कार का आरोपी तिहाड़ जेल में बंद है 2015 से। और 2021 जनवरी के महीने में पहले हफ्ते में जब वो असलम से फोन पे बात करता है, उसकी कॉल को टेक्निकल सर्विलेंस पे रखा जाता है, उसकी कॉल इंटरसेप्ट की जाती है। और जब वो कॉल इंटरसेप्ट की जाती है तो इंटरसेप्ट करने वाली दिल्ली पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई खाने पीने की चीज नहीं मांगता, वो कोई नशे की चीज नहीं मांगता, वो असलम से मांगता है पारा, कि मेरे लिए पारा जमा करो। उसके बाद में एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है। वो स्पेशल टीम असलम के ऊपर निगरानी रखती है। असलम ने अलग अलग मेडिकल स्टोर से जाकर के तकरीबन 100 से ज्यादा थर्मामीटर इकट्ठे किए, 100 से ज्यादा थर्मामीटर उसने खरीदे। और थर्मामीटर खरीदने के बाद में उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि पारा कैसे निकाल सकते हैं। उसने थर्मामीटर को तोड़ के ड्रॉपर के जरिए, ड्रॉपर के माध्यम से पारा निकाल के एक इत्र की शीशी, जी हां इत्र बोले तो परफ्यूम की शीशी में वो पारा जमा करना शुरू किया। और उसके बाद में असलम को भी दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस असलम से सारी पूछताछ करती है। पूछताछ में यह पता चलता है, असलम बताता है कि शाहिद भाई ने उससे पारा मांगा था, वो जेल में ही किन्हीं और कैदियों का कत्ल करना चाहता था। किनका कत्ल करना चाहता है? असलम बोलता है ये मुझे नहीं पता, मेरा काम सिर्फ शाहिद भाई के लिए पारा इकट्ठा करके उनको जेल में पारा पहुंचाना था। उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कोर्ट से दरख्वास्त करती है, निवेदन करती है कि रिमांड पे लिया जाए शाहिद को। और जब उनको वो ग्रांट मिल जाती है, शाहिद को रिमांड पे फिर से लिया जाता है। उसके बाद शाहिद अपना मुंह खोलना शुरू करता है। शाहिद यह बताता है कि तिहाड़ जेल में आईसिस के, जी हां ISIS के 2 आतंकवादी भी कैद हैं वहीं पे जेल नंबर 3 में। उनका नाम है अजीमुल शान और मुफ्ती अब्दुल सामी। अजीमुल शान और मुफ्ती अब्दुल सामी ने शाहिद को ब्रेन वॉश किया जेल में ही। उसका ब्रेन वॉश किया गया ये बोल करके कि शाहिद, इस जेल में कुछ हिंदू लोग कैद हैं। वो हिंदू किस लिए कैद किए गए हैं? उन पे आरोप लगे हैं दिल्ली दंगे में शामिल होने के। उन्होंने दिल्ली में मस्जिद को नुकसान पहुंचाया है, उन्होंने दंगे में तुम्हारी कौम के, हमारी कौम के कुछ लोगों को मारा है, तो तुम्हारा यह काम बनता है, तुम्हारा दीन तुम्हें यह कहता है, वहां का पैगाम है, किताब का पैगाम है कि तुम्हें इन काफिरों का कत्ल करना चाहिए। इस तरह से अजीमो शान
और मुफ्ती अब्दुल सामी, जो कि आईएसआईएस के आतंकवादी हैं, जो कि 2015 और 2016 में एनआईए ने पकड़े थे और उसके बाद में उनको जेल में भेज दिया गया था। लेकिन वो दोनों आतंकवादी जेल को ही अपना ट्रेनिंग कैंप बना लेते हैं, जेल में ही आतंकवादी तैयार करने की गतिविधियां शुरू कर देते हैं। यह शाहिद का कबूलनामा है। शाहिद ने बताया कि उसके टारगेट पे अंकित, राहुल और हिमांशु, ये 3 लड़के थे जो कि तिहाड़ जेल में कैद हैं और इन तीनों पे आरोप है दिल्ली दंगे में शामिल होने का। अजीमुल शान और मुफ्ती अब्दुल सामी ने शाहिद को पूरी तरह से ब्रेन वॉश करके भड़का दिया और पारे का इस्तेमाल करके कैसे उनको मारा जा सकता है यह भी समझाया। शाहिद ने खुलासा किया बाद में पुलिस के सामने कि योजना यह थी कि जेल में जब सारे कैदी इकट्ठे होंगे, एक फाइट करवाई जाएगी, आपस में कैदियों का झगड़ा करवाया जाएगा और उसी झगड़े के बीच में इन तीनों बच्चों पे, राहुल पे, अंकित पे और हिमांशु में पारा उतार दिया जाएगा उनके अंदर और पारे के माध्यम से उनकी हत्या कर दी जाएगी तिहाड़ जेल के अंदर। यह पूरी स्टोरी जब खुलकर के सामने आई, आज 5 मार्च 2021 को मैं आपके लिए यह वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन शायद मैं इस वीडियो को 7 मार्च 2021 को रिलीज करूंगा, क्योंकि आप सभी साथी देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से मैं द वायर की झूठी रिपोर्ट को कवर कर रहा हूं। जी हां, अब कनेक्शन समझिए। वायर को जो मैंने पिछले 5 दिनों में कवर किया है, वायर ने क्या किया, दिल्ली दंगों के 1 साल के बाद में एक झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश की है। आप लोग हमारे साइबर सिपाही के पिछले 6-7 दिन के वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वायर ने दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड किनको बताया? उनको नहीं जिनकी छतों पे गुलेल मिली, उनको नहीं जिनकी छतों पे एसिड बम मिले, उनको नहीं जिनकी छतों पे पेट्रोल बम मिले, उनको नहीं जिनके पास में धारदार हथियार मिले, उनको नहीं जिन्होंने आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा को 400 बार चाकुओं से गोद गोद के मार दिया। लेकिन लायर जैसे पोर्टल ने दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड बताया कुछ हिंदुओं को। किनको? वो सारे हिंदू जो साइबर सिपाही चैनल पे आते हैं, दीपक सिंह हिंदू, अंकित तिवारी, पिंकी भैया, यति नरसिंह, सरस्वती जी महाराज, रागिनी तिवारी और बहुत सारे नाम अभी आने बाकी हैं। अभी हमारा भी नाम आना बाकी है। कोई बड़ी आश्चर्य नहीं है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिलीज कर रहा हूं, अब से कोई 24 घंटे 48 घंटे के बाद में शुभम मंगला को भी दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड के लायर वाले घोषित कर दे। क्यों? क्योंकि वायर वालों की आप पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। आप मेरे पिछले 6 दिनों की वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। साइबर सिपाही की वीडियोस को उठा उठा के ये लोग वहां से लोगों को अटैक कर रहे हैं और उनको दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड घोषित कर रहे हैं। आज मेरा यह प्रश्न है मेरे दोस्तों, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी के माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या लायर जैसे लोगों को यह तिहाड़ जेल की स्टोरी नहीं मिली? मैं 2 दिन इंतजार करूंगा इस वीडियो को शूट करने के बाद में। मैं रिपीट करता हूं, यह वीडियो मैं 5 मार्च 2021 को शूट कर रहा हूं, लेकिन मैं 7 मार्च 2021 को इसको रिलीज करूंगा। अगले 2 दिन मैं इंतजार करूंगा। क्या लायर हो, क्विंट हो, स्क्रोल हो, अभिसार हो, बरखा हो और ये बहुत सारे जो अपनी अपनी न्यूज एजेंसियों से धक्के मार के निकाले हुए लोग हैं, जो ये पूरा वीडियो हमारा YouTube पे है, आप लोग चाहें तो इसको देख लीजिएगा। मैं इसका स्क्रीन थंबनेल आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं। आगे की स्टोरी आप चाहें तो उस वीडियो में देख लीजिएगा। ये इसका थंबनेल है। साइबर सिपाही चैनल पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब मैं आता हूं आज के मुद्दे पे। ये जो मैंने आपको दिखाया है जनवरी वाला हादसा, जिसको 5 मार्च को खुलासा हुआ था, कॉल्स इंटरसेप्ट हुई थी। हमारी टेक्निकल सर्विलेंस टीम ने, स्पेशल सेल की जो टेक्निकल सर्विलेंस टीम है दिल्ली पुलिस की, उन्होंने बहुत मेहनत करके यह पूरा का पूरा केस क्रैक किया था। और एक बार आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आप तक आवाज स्पष्ट आ रही है, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स यहां पे देखे हैं। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि शुभम भाई आवाज क्लियर नहीं है, क्योंकि आज मैं दूसरे डिवाइस से आ रहा हूं। तो एक बार आप मेरे को कमेंट्स के माध्यम से, अच्छा मेरे दोनों बड़े भाइयों ने इशारा कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद विनोद भाई और हमारे दीपक सिंह हिंदू भाई ने बता दिया कि आवाज सही है। चलिए, ट्रुथ सनातन जी कहते हैं आवाज सही है। और मैंने आपका पिछला कमेंट भी देखा है मेरे भाई, आपने लिखा है कि शुभम भाई कल रात को 4:15 बजे तक ऑनलाइन थे, बहुत मेहनत की है इस केस के पीछे। मैं यही कहता हूं मेरे भाई, सिर्फ मैंने नहीं मेहनत की है, बहुत सारे गुमनाम सिपाही हैं इस देश में, बहुत सारे बिना वर्दी के ऐसे लोग हैं जो गुमनामी की चादरों में खोए हुए हैं, जिनको ना नाम की परवाह है, ना पैसे की परवाह है, किसी चीज की चाहत नहीं है, जिनको पता है उनका नाम कभी नहीं आ सकता, उनके चेहरे कभी कैमरे पे नहीं आ सकते। ऐसी बहुत बड़ी टीम है गुमनाम हीरोज की, जो दिन रात मेहनत करती है। और समय समय पे मैं आपको स्टोरीज बताता रहता हूं, जिसका नाम है अंडर कवर स्टोरीज,
है ना, वो पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप लोग अवश्य देखिएगा। ये मैं बार बार निवेदन करता हूं, देश के असली हीरो वही लोग हैं। और हम तो यहाँ पे आते हैं कैमरे के ऊपर, मैं हुआ, दीपक सिंह हिंदू भाई हुए, आजाद विनोद भाई हुए, ऐसे ही 90% कामों की फंडिंग के लिए, ऐसे ही 90% कामों के लिए धन जुटाने के लिए हमें कैमरे पे आना पड़ता है, क्योंकि दुनिया का उसूल है, जो दिखता है वो बिकता है। आप लोग बिना देखे, बिना समझे, बिना हमारे से मिले जुले शायद सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 10% कैमरे पे हमें अपने काम रखने पड़ते हैं, बाकी के उन 90% कामों के लिए। तो अब मैं आता हूं दीपक सिंह हिंदू भाई के पास में। दीपक भैया, आपने देखा कैसे इतना खूंखार आतंकवादी, जिसके पास में 91 फोन, 134 सिम, 112 घड़ियां, रिमोट की कारें, वायरलेस कॉल बेल्स, टीन के कनस्तर, दुनिया भर का सामान, फिदाइन जैकेट, क्या क्या चीजें मैंने आपको इतनी बड़ी लिस्ट गिनाई है, वो सारी चीजें मिलती है। और वो बबुए की तरह रोता है, हाय मुझे मार दिया जेल में, और मेरे से जय श्री राम के नारे लगवाए। उसका वकील कौसर खान याचिका दायर करता है। उससे ठीक 4 दिन पहले सलमान नाम का एक व्यक्ति उसी इलाके से, उसी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से 112 नंबर पे कॉल करके कहता है, मेरे को देश के प्रधानमंत्री मोदी का मर्डर करना। ये कितनी बड़ी, और पुलिस उसको पकड़ती है। जब पकड़ती है तो क्या कहता है, 22 साल का था सलमान, 22 वर्ष का लड़का, कहता है मेरा घर पे मन नहीं लगता, मेरा जेल में मन लगता है। और जब तहकीकात होती है तो पता चलता है वो तो ऑलरेडी जमानत पे बाहर आया है। तो भाई जब तेरा मन जेल में लगता है तो जमानत क्यों ली? ये सारी खिचड़ी इस तरह से पकी हुई है, अगर ये सारे पेज खोलोगे तो समझ में आएगा कि जेल में किस सेल में शिफ्ट होने की कवायद है। उस सेल में जहां पे पूरा का पूरा ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। मैंने बताया आपको, अजीम शान, मुफ्ती, वो सारे नाम भी मैंने आपको दिखाए, पारे वाली कहानी भी बताई। तो आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं, और जो हमने इसमें काम किया है, और मेरे साथ जो हमारे और बाकी आप समझ रहे हैं, उन सब लोगों के लिए भी मैं चाहूंगा कि आप कुछ ना कुछ जरूर करें आज। दीपक भैया। शुभम भाई, मैं बहुत गौर से इस सारी रिपोर्ट को सुन रहा था और देख रहा था। मतलब दिल दहला देने वाली है, और मैं नमन करता हूं आपके प्रयास को, जो आप इस प्रकार सारी जानकारियां इकट्ठी करके हम सब लोगों के बीच में ला रहे हैं। जो चल रहा है इस देश के खिलाफ, उस षड्यंत्र को आप बेनकाब कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है शुभम भाई, बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत चिंता होती है आपकी, क्योंकि इस देश के अंदर जो भी राष्ट्रवाद का काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की आवाज उठा रहे हैं, वो सब टारगेट पर हैं। और जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, ये जानते हैं कि इस देश के अंदर बहुत कम लोग हैं जो पवित्र भाव से राष्ट्र और धर्म का कार्य कर रहे हैं। यदि आज उनकी आवाज को रोक दिया जाए, यदि आज उनको चुप करा दिया जाए, तो इस देश की बहुत बड़ी आबादी अपने आप घर बैठ जाएगी। और वो कृत्य उन्होंने करा कमलेश तिवारी की हत्या करके। कमलेश तिवारी जी की जब हत्या हुई, उसके बाद बहुत सारे शुभम भाई ऐसे हम लोगों के साथी थे, कार्यकर्ता थे, जो डर गए, चुप हो गए बेचारे, कि कैसे हम काम करेंगे। घरों में घुसकर इतनी निर्ममता के साथ हत्या करी जा रही है। शुभम भाई, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात आपने कही, हमारे बाबूजी भी कहते थे, यदि इस देश के अंदर कभी राइट शुरू होंगे तो वो दिल्ली से होंगे, और दिल्ली का भी जो इलाका होगा वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली होगा। ये बहुत बार उन्होंने बोला, क्योंकि इस क्षेत्र का उनको बहुत ज्यादा अनुभव था। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी यहीं से रहे थे, और यहाँ की गली गली घर घर से सब वाकिफ थे। उनको बहुत ज्यादा तजुर्बा था इस सारे क्षेत्र का। और शुभम भाई, आप जिस हिम्मत के साथ इस सारी आवाज को उठा रहे हैं, मैं उस आपकी उस हिम्मत को नमन करता हूं। मुझे ध्यान में है जब द लायर वायर ने ये सारी फेक एजेंडा चलाया था, फेक न्यूज चलाई थी, मेरे अपने बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत से हमारे सगे संबंधी ने हमसे मतलब छोड़ दिया था। मेरे फोन कॉल नहीं उठाते थे लोग बाग, कहते थे कहीं हमारा भी नाम ना आ जाए, कहीं हम भी इसमें ना लग जाए। और बल्कि सब सारी दुनिया जानते कि उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। वो सारी चीजें क्लियर हो गई। पर शुभम भाई, केवल और केवल उस टाइम भी साइबर सिपाही एक दीपक सिंह हिंदू के साथ खड़ा हुआ था। शुभम भाई, आप जो साथ देते हो राष्ट्रवादियों का, उससे ही हिम्मत बनती है, उसी से हम लोगों को ताकत मिलती है कि हम जिस समाज का काम कर रहे हैं, चलो पूरा समाज ना सही,
पर कुछ प्रतिशत लोग तो हैं जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमारा साथ देते हैं, कहते हैं दीपक भाई तुम अकेले नहीं हो, यति नरसिंहानंद जी आप अकेले नहीं हो, पिंकी भैया आप अकेले नहीं हो, रागिनी तिवारी जी, विनोद भाई आप अकेले नहीं हो। हम चाहे गिलहरी के योगदान से ही आपके साथ है, पर आपके साथ हैं, और जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हम अपना रक्त गिराएंगे। ये आप लोगों का स्नेह और विश्वास हमें बल देता है। जीवन का कल का कोई ठिकाना नहीं है, कल क्या हो जाए। जो लोग साइबर सिपाही परिवार के हमारे सदस्य हैं, वो जब ये वीडियोस को देखा करेंगे कि कुछ लोग थे जो नियमित आकर धर्म की चर्चा करा करते थे, हमको बताया करते थे कि क्या होने वाला है भविष्य में और क्या वर्तमान में हो रहा है और क्या इतिहास में हुआ है। वो नियमित आया करते थे। एक शुभम भाई थे जो स्पेशल रिपोर्ट बनाया करते थे, और रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट बनाते थे जिसको कोई बड़े बड़े न्यूज चैनल जिनके पास करोड़ों रुपए की फंडिंग है, सारी सुविधाएं हैं, वो लोग नहीं। अभी जब आपने वो क्लिप चलाई थी शुभम भाई, मैं आपको सुन रहा था, आपके एक एक शब्द सुन रहा था, और आप जब बता रहे थे आपके उस लहजे को, आपके उस तरीके को मैं देख रहा था। यदि इस देश के अंदर 1% भी इस प्रकार के पत्रकार हो जाएं जो बिना किसी अनकट के अपनी बात को रख सके निर्भीकता के साथ, शुभम भाई बहुत बड़ी ताकत है मीडिया, बहुत बड़ी ताकत है सोशल मीडिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा समाज जो अभी अवेयर नहीं है, जो अभी जागरूक नहीं है, जिसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, दूर दूर दराज गांव के इलाकों में सब बातें नहीं पहुंचती। पर शुभम भाई, ये साइबर सिपाही की बात आज पहुंच रही है। आज मुझे मेरे कुछ साथी मिले, वो मुझे कहने लगे दीपक भाई हमने साइबर सिपाही पे आपको देखा था, आपको सुनते हैं हम साइबर सिपाही के अंदर। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है, गौरव महसूस होता है कि हमारे को साइबर सिपाही में हमारे साथी सुनते हैं और कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है उनके अंदर। शुभम भाई जो जय श्री राम पारे से लेकर जय श्री राम के नारे तक का जो पूरा एक सफर आपने जो जनवरी से लेकर अब तक का पूरा बताया, यदि हम इसके पॉइंट्स जोड़ते हैं तो आप सोचिए, जो जेलों के अंदर बंद है राष्ट्रवादी, वो भी सुरक्षित नहीं है। तो जो बाहर कार्य कर रहे हैं, जो बाहर कार्य कर रहे हैं, उनका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कब जिबह कर दिए जाए। पारा इकट्ठा करा जा रहा था, किस प्रकार पारा इकट्ठा करा गया, कैसे निकाला गया, कैसे योजना थी, और जो इस व्यक्ति ने 100 नंबर पे कॉल करके प्रधानमंत्री जी की हमें प्रधानमंत्री का ये मैं करूंगा, किस सेल में ये जाना चाहता था और वहां जाके किन लोगों के पास बैठना चाहता था और क्या योजना थी इन लोगों के अंदर जाके। यस शुभम भाई, ये चिंतन का विषय है, ये सोचने का विषय है। बहुत बड़ा पॉइंट है ये। और हमारा समाज यदि इन सारी बातों पे चिंता करे और समाज को बताए कि देखो भाई किस योजना से कार्य चल रहा है। हम लोग शुभम भाई, यदि साइबर सिपाही हमें सारी बातें ना बताए तो हमारा दिमाग भी शायद वहां तक नहीं पहुंच सकता था कि इस प्रकार की योजना चल रही है। एक थर्मामीटर का जो पारा होता है उसका भी उपयोग करके किसी का कत्ल करा जा सकता है, किसी की हत्या करी जा सकती है। कैसी योजना है, हम तो कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते, क्योंकि हम कभी किसी का अहित नहीं चाहते, किसी का बुरा नहीं चाहते। हम तो सर्व मंगल की कामना करते हैं, चींटियों की पूजा करते हैं, नदियों को मां बोलते हैं, पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं। कभी भी किसी का शुभम भाई इस सनातन संस्कृति ने बुरा नहीं चाहा, और मुझे लगता है उसी का दंड हमको भुगतना पड़ रहा है, या पिछले समय से भुगता भी है हमने, क्योंकि हमने जो सांप विषधर होता है, जो डसना जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी हमारे यहां दूध पिलाने की परंपरा है। शुभम भाई अब परंपराएं बदलनी होंगी, बदलनी